Assalamu alaikum students, welcome in lecture number 6. Today is our 6th day of online summer camp. 6th lecture start करने से पहले हम lecture number 5 के बारे में थोड़ा सा देख लें कि lecture 5 में हमने क्या पढ़ा था। तो lecture 5 में बेटा हमने स्टार्ट किया था यूनिट वेक्टर से, ठीक है। यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था सबसे पहले। किसी भी एरिया के ऊपर हमने किस तरह से यूनिट वेक्टर जो है वो ड्रॉ किया था, उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसको हमने इसका यूनिट वेक्टर कहा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नल वेक्टर के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज नल वेक्टर, ठीक है, या जिसे हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, जीरो वेक्टर। तो बेसिकली ये हमने देखा था कि वेक्टर्स में जो इसका रियल मिनिमम पॉसिबल केस है वो किस तरह से है, जिसको हमने नल वेक्टर या जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा जो इसके बाद था शॉर्ट क्वेश्चन ही थे बेसिकली ये इक्वल वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, या टू वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं, तो उसकी कंडीशंस थी टू कि उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों जब इक्वल होंगे तब ही टू वेक्टर्स इक्वल कहलाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने एमसीक्यूज देखे थे। लेक्चर 1 से अब तक जितने भी हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं उनमें से डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर कितने एमसीक्यूज आए हुए हैं वो सारे के सारे कल हमने देखे थे, ठीक है। तो आप जब इनको एक दफा गो थ्रू कर लेंगे तो नेक्स्ट डे आप मुझसे पूछ सकेंगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी एमसीक्यू में तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ से इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही है, इसका एमसीक्यू हमें लग रहा है ये वाला ठीक बन रहा है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल नेक्स्ट डे जब एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इन रिलेटेड आर्टिकल से। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, इस बारे में देखा था कि क्या होते हैं रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो यहां पर हमने देखा था कि किस तरह से एक वेक्टर को हमने ड्रॉप किया इसके कंपोनेंट्स में, ठीक है, यानी ये एक वेक्टर था OA, तो इसको हमने किस तरह से ड्रॉप किया, बाय ड्राइंग प्रोजेक्शन, या यहाँ पर जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया तो हमने कहा ये इसका एक्स एक्सिस का पोर्शन है, ये इसका वाई एक्सिस का पोर्शन है। यहां से हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हमने इसको सम के तौर पर लिखा कि जो OA है इसको हम एज अ सम लिख सकते हैं, किस तरह से, इसके इन इक्वल पार्ट्स के सम के तौर पर लिख सकते हैं। एक तो यहां से हमने ये चीज देखी थी। दूसरा हमने क्या देखा था, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने वैल्यू निकाली थी, यानी AX की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो वेक्टर है इसका ये पोर्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो मैं इसको AX का नेम दे दूंगी। अब ये वेक्टर है, ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स, वेक्टर है ना, तो मैं इसके एक्स एक्सिस के लॉन्ग होने की वजह से इसके साथ यूनिट वेक्टर I कह दूंगी। क्यों, क्योंकि मैंने यूनिट वेक्टर के आर्टिकल में देखा था कि अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसके साथ I यूनिट वेक्टर लगाएंगे। इसी तरह अगर मैंने वाई एक्सिस के लॉन्ग इसके वाई कंपोनेंट को डिनोट करना है तो मैं उसको AYJ यूनिट वेक्टर से डिनोट कर दूंगी, ठीक है। तो यहां से मैंने AX की वैल्यू भी निकाली थी, क्या निकाली थी, A cos ऑफ थीटा, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि इसको अगर मैं कलर ले लूं आपको थोड़ा समझाने के लिए कि ये AX हो गया, ठीक है, इस साइड पे ये AY हो गया, सही है स्टूडेंट्स। तो यहां मैंने इसको क्या कहा हुआ है, OA, इसको मैं कह देती हूं, ये तो वेक्टर A है ना, इसको मैं कह देती हूं दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट एंड दिस इज D पॉइंट, ठीक है। अब मैं कहती हूं ये जो एरो है, ठीक है, ये अगर मैं कह दूं दिस इज वेक्टर A, अब आप देख रहे हैं कि इसको मैंने मिलाया हुआ है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन है, ये वाली जो लाइन मैंने प्रोजेक्शन डॉटेड लाइन लगाई है ये बिल्कुल इसके पैरेलल है ना, तो मैं इनको इक्वल कह सकती हूँ ना, क्योंकि देखिए सेम डायरेक्शन है और सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो मैं कहती हूँ दोनों जो है ये सेम है, सही है। अब यहां से आपको पता चल रहा है इसकी टेल को मैंने सेकंड के हेड से मिला दिया है, तो ये अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो, ठीक है, ये जो OB है ये अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि OB जो है रिजल्टेंट है किस वेक्टर का, इसका और इसका। अब ये जो मेरे पास BC आ रहा है बेटा ये पैरेलल है OD के, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना इन टर्म्स ऑफ दीज ओरिजिनल कंपोनेंट्स के OB जो है ये इक्वल है OC प्लस OD, ठीक है, ये तो ओरिजिनल हो गया। अब इसके पैरेलल लाइन जब मैं इस ट्रायंगल में कंसीडर करूंगी तो इस OD को रिप्लेस कर दूंगी BC से,
ये सिंपल सी बात। ये कैसे लिखा मैंने? हेड टू टेल रूल की मदद से लिखा, क्योंकि मुझे पता चला कि मैंने फर्स्ट वेक्टर की टेल को मिला दिया सेकंड वेक्टर के हेड के साथ, तो यहां से मैं मेंशन कर सकती हूं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने कहां से शुरू करना है? आज हमने y कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखते हैं कि हम y कंपोनेंट की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं। कल की तरह यहां पर मैं एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्लेन, ठीक है, वी आर वर्किंग इन प्लेन, ठीक है, इसीलिए मैं 2 लाइंस ले रही हूं, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, ये ओरिजिन है। यहां पर अगेन वैसे ही एक वेक्टर ए ले लेते हैं, दिस इज ए वेक्टर, इसको मैं बी पॉइंट कह देती हूं, ठीक है। अब इसका जो वाई एक्सिस के लॉन्ग डॉटेड लाइन से मैं कंपोनेंट लूंगी उसे मैं बी डी कह देती हूं। इसी तरह जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं उसको मैं सी कह देती हूं, ठीक है। तो ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, और ए एक्स की वैल्यू हम कल निकाल चुके थे, क्या निकली थी? ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा। थीटा क्या था? ये एंगल था जो वेक्टर बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सही है। तो हमने ए एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर हमें वैल्यू चाहिए किसी भी वेक्टर की, फॉर एग्जाम्पल एक कार मूव कर रही है, ठीक है, ना वो वाई एक्सिस पे है ना वो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, इस तरह इस वेक्टर की फॉर्म में इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने ये मालूम करना है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए मालूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो गाड़ी है, जो कार है, उसकी अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका ये डिस्टेंस हमें पता होता है, ठीक है। हमें पता है कि उसने ओरिजिनली अगर 0 से स्टार्ट किया और यहां पहुंचते हुए उसने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो हमें पता है कि ये जो वेक्टर है ना, इसकी मैग्नीट्यूड बता रही है कि इसने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो यहां पर हम 40 जो है यहां पर रखेंगे, थीटा की वैल्यू भी हमें पता होगी, ठीक है। ज्योमेट्री जो है हम यूज करते हैं, हमें पता है एंगल्स किस तरह से फाइंड करते हैं। आप अर्ली क्लासेस 9th-10th क्लास में ये काम करते आए, ज्योमेट्री में किस तरह से एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चले, तो आज हमने क्या फाइंड करना है? वाई कंपोनेंट, यानी इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। ये वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में, हमें पता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये थी, तो इसकी डायरेक्शन मैंने इसके बिल्कुल जो ऑपोजिट पैरेलल लाइन मुझे नजर आ रही है उसकी डायरेक्शन मैंने इस तरह से शो कर दी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड आउट करनी है ए वाई की वैल्यू, ठीक है। ए वाई कौन सा कंपोनेंट है? अलोंग वाई एक्सिस। अभी मैंने आपको बताया कि इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन मैंने यहां पर ली हुई है, ए वाई के बिल्कुल पैरेलल है, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, इसलिए मैं कह सकती हूं कि ओ डी जो है वो सी बी या बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो ओ डी यहां पर इक्वल आ रही है सी बी के, सही है। तो हम अगेन यही ट्रायंगल जो है कंसीडर करते हैं। अब मैं इसके पैरेलल होने की वजह से इस साइड को ए वाई जे का नाम दे रही हूँ। रीजन मैं बता चुकी हूँ कि दोनों जो हैं सेम डायरेक्शन से हैं या सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं, इसलिए इक्वल वेक्टर्स हैं। ये प्रोजेक्शन है, ठीक है, डॉटेड लाइन है, क्यों लगाई है? ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए, या हमें चाहिए था इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, तो हमने इसलिए यहां पर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ की है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इन्वॉल्व होता है? तो कल हमने देखा कि बेस और हाइपोटेनियस के लिए कॉज ऑफ थीटा थी, लेकिन मैथमेटिक्स में जब हम साइन ऑफ थीटा की बात करते हैं तो ये किसके इक्वल होती है? किसके इक्वल होती है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? सी बी, ठीक है, मैं वेक्टर की डायरेक्शन में ले रही हूं, सी बी डिवाइडेड बाय ओ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओ ए। अब ये दोनों वेक्टर्स हैं इसलिए मैं वेक्टर साइन भी इसके साथ लगा रही हूं। लेकिन जब हम साइन थीटा की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आती है? मैग्नीट्यूड ना, मैग्नीट्यूड ही आती है। तो मैं यहां पर जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करूंगी। ये मैंने पहले क्यों लगाया था? समझाने के लिए कि हम बेसिकली बात तो वेक्टर्स की कर रहे हैं, लेकिन साइन ऑफ थीटा की बात करें तो हमारे पास हमेशा एक नंबर आता है। कोई भी एंगल रखें, जब उसका कैलकुलेटर पे साइन लेंगे तो नंबर आएगा। इसका मतलब है हम यहां पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू सी बी, किसके इक्वल है? ए वाई। अब मैंने मैग्नीट्यूड होने की वजह से जे को इग्नोर कर दिया है,
ठीक है। जे इज अ यूनिट वेक्टर जो बता रहा है कि ए वाई एक वेक्टर क्वांटिटी है या वेक्टर कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलोंग किसी भी वेक्टर का, डिवाइडेड बाय ओ बी, अगेन सॉरी यहां पर ओ बी लिया था मैंने, ओ ए लिख दिया। तो ओ बी किसके इक्वल है, ए वेक्टर की इक्वल है। अब मैं बात कर रही हूं मैग्नीट्यूड की, तो यहां पर जस्ट ए को लिखूंगी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ए वाई चाहिए ना, तो ए वाई को एलिमिनेट कर लेते हैं यहां से। चलिए, ये आ गया मेरे पास y एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर a का कंपोनेंट जो कि इक्वल आता है a साइन थीटा के, जिस तरह मैंने निकाला था x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट a कॉज ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स आ गए, x एक्सिस के लॉन्ग भी y एक्सिस। तो ये तो था किसी भी वेक्टर को किस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बुक से अब हम इसे टैली कर लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। द इफेक्टिव वैल्यू, उस दिन भी मैंने बताया कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। ये तो सिंपल सी बात हमने उस दिन भी देख ली थी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, यहां पर एक वेक्टर की एग्जांपल ली हुई है, ठीक है। तो यहां पर 4 लाइंस आपको नजर आ रही हैं और मैंने कल भी बताया था कि आप 4 भी ले सकते हैं, अपनी आसानी के लिए आप 2 लाइंस ड्रॉ करके भी ये चीज जो है ये बता सकते हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। यही चीज मैंने आपको थ्रू अ फिगर समझा दी कि हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको एक्स कह दिया, डायरेक्शन के लिए आई यूनिट वेक्टर लगा दिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग को ए वाई कह दिया, डायरेक्शन के लिए जे यूनिट वेक्टर लगा दिया। इसी तरह हमने हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने कैसे लिख लिया वेक्टर को एज अ सम ऑफ इट्स 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब वेक्टर क्वांटिटी दोनों साइड्स पे होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो जे यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर लगा दिए जो ये बता रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हमने एक्स एक्सिस एक्स कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। अभी हमने इस ट्रायंगल को यूज करते हुए यही काम किया था, ठीक है। ये वैल्यू हमने कल फाइंड आउट की थी, तो ये वैल्यू, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग। इसी तरह आज हमने इसी ट्रायंगल को दोबारा से कंसीडर किया। आप चाहें तो दोबारा से इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं इस तरह से करके, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। ये हमारा O, ये हमारा B पॉइंट, ये जो है इसकी मैग्नीट्यूड A है, ठीक है। इसको मैंने C कह दिया था, ये एंगल थीटा है। यहां से आप इजीली बता सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल है, ठीक है। तो यहां से हम सिंपल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो है फॉर्मूला यूज करते हुए ए वाई या वाई एक्सिस के लॉन्ग जो वेक्टर ए था उसके कंपोनेंट को भी ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। चलें, तो ये तो था हमारा वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। स्टूडेंट्स, अगर इसके ऑपोजिट चीज आ जाए कि हमने क्या करना है, डिटर्मिन करना है एक वेक्टर को फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी हमें ए एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है, ए वाई की वैल्यू भी दी हुई है, फाइंड करो ए क्या होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में, ठीक है, अर्ली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये हमारा हाइपोटेनियस है ना, ये जो हाइपोटेनियस होता है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट किया हुआ था इसका, ये वाला परपेंडिकुलर कैसे, इस फॉर्मूले के थ्रू ए वाई की वैल्यू फाइंड की हुई है ना। इसी तरह यहां पर अगर आप देखिए तो हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग या इस कंपोनेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट की हुई है ए एक्स की मैग्नीट्यूड के जरिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस मतलब ओ बी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी सी बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस स्क्वायर यानी ओ सी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें जी, अब ओ बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, वेक्टर ए जो है उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, सी बी स्क्वायर यानी ए वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए एक्स का स्क्वायर, तो ये ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए अगर किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है तो हम किस तरह से उस वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला जो अभी हमने देखा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
ये वाला। इसी तरह अगर आप यहाँ पर इसकी रूट कर देंगे तो आपके पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। चलिए, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि प्लेन में जो है वेक्टर की डायरेक्शन किस तरह से मेजर की जा सकती है जब हमारे पास उसके कंपोनेंट्स यानी ए एक्स और ए वाई गिवन है। ठीक है, ए वाई आर गिवन। ठीक, तो प्लेन में हमने देखा था कि डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्लेन में डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कितने एंगल से हम डिनोट करते हैं? ओनली वन एंगल विच इज थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमने जो ट्रायंगल कंसीडर की थी उसके अंदर वेक्टर ए जो था वो कौन सा एंगल बना रहा था? एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था। ठीक है, तो हमें ए वाई की वैल्यू भी पता है और ए एक्स की वैल्यू भी पता है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए हमने थीटा निकालना है। तो अगेन हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे चलते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक का ऐसा कौन सा है एंगल यूज करने के लिए आइडेंटिटी जिसको यूज करते हुए हम इन दोनों साइड्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वो है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा में हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं होता बल्कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। ठीक है, सिंपल से फॉर्मूलाज है, ये तो आपने 10th क्लास में याद भी किए होंगे, तो इसलिए मैं जस्ट इनको यूज कर रही हूँ। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक, अब यहाँ पर डिफरेंट लिए हुए हैं। ठीक है, मैंने जो कंसीडर किए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बी था, ये सी था और ये ए ओ। यहाँ पर क्या किया हुआ है? इसे एम लिया हुआ है, इसे पी पॉइंट लिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, इसे पी पॉइंट लिया हुआ और इसे एम पॉइंट लिया हुआ है। तो आपने जस्ट ये चेंजिंग करनी है। ये तो आप कोई भी ले सकते हैं ना, ये तो सपोज करके हम लेते होते हैं, तो कोई भी आप यहाँ पर अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने बुक की ही नोटेशन को यूज करना है। ठीक, चले, तो यहाँ पर मैंने बी और सी कंसिडर किया था। तो परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी, ठीक है, जिसे एमपी मैंने अभी बताया किस तरह से लिया हुआ है, और ओ एम यानी बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर पे हमारे पास क्या कौन सा कंपोनेंट आ रहा होता है? ए वाई, यानी वाई कंपोनेंट और ये एक्स कंपोनेंट। ठीक है, इन दोनों की रेशियो ली। उसके बाद हमें जस्ट एंगल चाहिए, तो टेन को उस साइड पे ले जाएं। दिस विल बी टेन इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। ठीक, तो यहां से हमारे पास थीटा का जो है ये आंसर आ चुका है। यहाँ डायरेक्शन आ चुकी है वेक्टर की जो उसकी प्लेन में है किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हुए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप कि ये इजी सी बात है, आपको समझ आ गई होगी। आगे हम देखते हैं, आगे है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है? हम बहुत दफा इसकी बात कर चुके हैं पोजीशन वेक्टर के, किस तरह से हमने देखा कि 2D यानी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब हमने बात की प्लेन की। ठीक है, मैंने कहा कि यहां पर एक वेक्टर है। ठीक, उसने 3 यूनिट्स मूव किया है अलोंग वाई एक्सिस, 2 यूनिट्स मूव किया है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर उसके जो कोऑर्डिनेट हुए या उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस की जो वैल्यू हुई वो होगी 2 और 3। ठीक है, ये स्टार्ट में मैंने बताया था कि जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस की होती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस की होती है इन प्लेन। ठीक है, इन प्लेन। तो स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोकेट करने के लिए जो वेक्टर यूज करते हैं उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, पोजीशन से ही आपको पता चल गया कि पोजीशन वेक्टर क्या है? किसी भी वेक्टर की पोजीशन बनाने के लिए। तो अगर एक वेक्टर है जिसके पास 2 यूनिट्स है अलोंग एक्स एक्सिस, 3 यूनिट्स है अलोंग वाई एक्सिस, तो उसको हम ग्राफ पेपर के ऊपर इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे, इनके कॉमन पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जो हम वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं उस वेक्टर या उस किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को शो करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये ए वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर? ए एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस का कॉम्पोनेंट, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर, प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स, हम जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इस वेक्टर को अब हम क्या कह रहे हैं? दिस इज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो सिंपल सी बात, पोजीशन वेक्टर। आपके पास जो है अब डिफरेंट इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स भी आएंगे जिसमें आप देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर जो है उसको आपको कहा होगा कि एक वेक्टर ऐसा है जिसकी पोजीशन वेक्टर या जिसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है 3i + 2j।
तो आपको पता चल जाएगा कि 3 एक्सिस इसने मूव किया लॉन्ग एक्स एक्सिस और 2 यूनिट्स मूव किया इसने वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ से इसका ये पोजीशन वेक्टर जो है हमारे पास गिवन है। ठीक है, यहाँ तक आई होप ये क्लियर होगा। आप इसको जरा टैली कर लें बुक से कि वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ओरिजिन इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम इसको किस लिहाज से 2 और 3 कह रहे हैं, इस ओरिजिन के लिहाज से। और मैंने जब स्टार्ट में आपको बताया था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, तो मैंने बताया था कि ये फिक्स्ड होता है, ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 0 ही सेट होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने घर का एड्रेस बताने के लिए किसी फेमस और फिक्स्ड जगह का सहारा लेते हैं, तो बेसिकली आप कहते हैं कि इस फिक्स्ड प्लेस से हमारे घर का डिस्टेंस इतने किलोमीटर या इतने मीटर्स है। ठीक है, तो हमारा फिक्स्ड पॉइंट वो होता है और उसको हम 0 कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ओरिजिन हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, और इसके एक्सिस या यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यू 0 0 होती है, और इसको हम रेफरेंस बना के अपने यूनिट्स के बारे में बताते हैं कि कितने यूनिट्स मूव करिए कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल, जिसको हमने लोकेट करना है इस एक्सिस के अंदर या इस सिस्टम के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो यही बात हमने यहां से देख ली। रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के ऊपर एक हेड लगा के, ठीक है, इन वेक्टर के ऊपर एरो के साथ, एंड इट इज ड्रॉन विद द टेल दैट कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन एंड द हेड विद द पोजीशन वेक्टर। तो जो वेक्टर बेसिकली ड्रॉ करते हैं उसको हम पोजीशन वेक्टर ही कहते हैं। ठीक है, प्लेन में या 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो ओरिजिन से हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, वेक्टर तो वो होता ही है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसी रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से, तो वो क्या बन जाता है, पोजीशन वेक्टर। चले, तो 2 डायमेंशंस में हमने देख लिया। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमने कहा था जब हम स्पेस में यानी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर चलते हैं तो हमारे पास एक और एक्सिस आ जाता है विच इज जी एक्सिस। ठीक, तो जी एक्सिस के लॉन्ग मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है, के यूनिट वेक्टर। ठीक, अब यहाँ पर ये बात अंडरस्टूड है कि हमारे पास फर्स्ट वाला जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस की होगी, सेकंड वैल्यू वाई एक्सिस की होगी और थर्ड वैल्यू जी एक्सिस की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू आर्बिट्रेरी वैल्यू ए बी सी लिखी हुई है तो हम इसको ले लेते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं, अगर ये वेक्टर ए के जो है कंपोनेंट्स हैं, ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर एंड प्लस सी के यूनिट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर, और इसको हम कहते हैं दिस इज अ पोजीशन वेक्टर व्हेन दिस इज रिप्रेजेंटेड इन 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय ज्वाइनिंग द ओरिजिन विद दैट ऑफ द एरोहेड एट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लोकेट करने के लिए ये एक वेक्टर जो है इसको रिप्रेजेंट किया है। 3D ज्योमेट्री आपको क्लियर हो रही होगी यहाँ से कि किस तरह से 3 डायमेंशनल डिफरेंट है देन दैट ऑफ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने थर्ड कंपोनेंट को सी यूनिट वेक्टर को के के साथ रिलेट किया। तो यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर या कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन हमने मैग्नीट्यूड लेनी है तो यहाँ पर स्केल ले लेंगे। एक बात जो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे स्टूडेंट्स कि जब हमने स्केल लिया तो ये आई जे यूनिट वेक्टर किधर गए, तो बेसिकली हम आगे भी पढ़ेंगे आई यूनिट वेक्टर का जब स्केल लेंगे आई डॉट आई विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह जे यूनिट वेक्टर का स्केयर भी 1 के इक्वल होगा, के यूनिट वेक्टर का स्केयर भी 1 के इक्वल होगा। यही वजह है कि यहाँ पर हमने 1 1 नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ भी 1 है, ए के साथ भी 1, बी के साथ भी 1, सी के साथ भी 1। तो 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि किसी भी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर जो होता है वो 1 के इक्वल हो जाता है। यही वजह है कि हम इसको नहीं लिखते। तो यहां तक था हमारा पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको भी हम देख लेते हैं कि पोजीशंस ऑफ 2 एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 पॉइंट्स। ए पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यू ये एंड बी पॉइंट जिसकी वैल्यू ये फ्रॉम ओरिजिन एज शोन इन फिगर। तो हमें साथ फिगर भी बताई हुई है। ठीक है, तो हम फिगर देख लेते हैं। तो फिगर पे हमें पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो है
फर्स्ट वाला एरोप्लेन है जिसके कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यू हमें गिवन है ऊपर, ये सेकंड वाला है जिसके कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यू हमें गिवन है। हमने क्या करना है, लेट्स सी कि हमने क्या फाइंड करना है। हमने बताना है कि व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, अभी हम पोजीशन वेक्टर्स के बारे में इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बताइए कि इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यू लिख लेते हैं एंड देन हम उसके पोजीशन वेक्टर्स बता देते हैं। ए के हैं 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7। ठीक है, तो 2, 3, 4 है ए के कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यू 2, 3, 4 और बी की क्या है 5, 6, 7। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम यूनिट पोजीशन वेक्टर्स लिखते हैं। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि ओ ए जो है बेसिकली वो जो एरोप्लेन ए है उसका पोजीशन वेक्टर, यही हमने पढ़ा था ना कि ओरिजिन से यहां तक जो हम वेक्टर यूज करते हैं उसको उसका पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो फर्स्ट एरोप्लेन के लिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ ए के साथ, और यहां पर हम कहते हैं कि फर्स्ट वैल्यू जाती है एक्स एक्सिस की, सेकंड वैल्यू होती है वाई की, थर्ड वैल्यू किसकी होती है, किसकी, जी की। बेसिकली 3D ज्योमेट्री आपको मैंने पहले भी बताया था कि थर्ड एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इसको ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए यहाँ पर आपको बताया हुआ है। वैसे भी आपको पता है कि जब एरोप्लेन मूव करता है तो वो स्पेस में होता है। ठीक है, तो स्पेस में या रियल वर्ल्ड में हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, 2 नहीं होते, तो इसीलिए यहाँ पर हम तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यू देख रहे हैं। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू के साथ आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस की वैल्यू के साथ जे यूनिट वेक्टर और जी एक्सिस की वैल्यू के साथ के यूनिट वेक्टर लगा के इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन। इसी तरह सेकंड एरोप्लेन का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम ओ बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू एक्स एक्सिस की है, सेकंड वैल्यू जो है वो वाई एक्सिस की है, थर्ड वैल्यू जो है वो जी एक्सिस की है। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड एरोप्लेन आ गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, वो हमें क्या फाइंड करना है, वो है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 एरोप्लेन्स। तो ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज हम जस्ट पोजीशन वेक्टर्स राइट डाउन किए हैं, आप देख लें किस तरह से किए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यूज गिवन थी। हमें पता है कि फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वाई की, थर्ड जी की, तो इनसे रिलेटेड यूनिट वेक्टर्स भी हमने पढ़ रखे हैं। तो जस्ट हमने रिप्रेजेंट कर दिया इनको इन टर्म्स ऑफ देयर यूनिट वेक्टर्स। और यहाँ पर जो हमने ये यूज किया है ओ ए, तो ये हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो ओरिजिन से उस पॉइंट तक के लिए वेक्टर यूज किया जाता है। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि ओ ए ही वो वेक्टर है जो पोजीशन या लोकेट करने के लिए इस एरोप्लेन को यूज किया गया है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने ए वाई की वैल्यू फाइंड की थी, यानी जो हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट था ए वेक्टर का, उसमें ए वाई की वैल्यू हमने ए साइन थीटा निकाली है। उसके बाद हमने वेक्टर जो था, तो यहां पर हमें क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ can we represent a vector into its rectangular components? तो इसमें हम जो ए एक्स और ए वाई की वैल्यू थी वो निकाल के हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि हाउ कैन वी डिटरमिन अ वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है, बाय यूजिंग इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसमें हम जो सेकंड वाला हमने देखा कि वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, थीटा की वैल्यू निकाली और उससे पहले ए को रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसके बाद हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है, तो डिफाइन पोजीशन वेक्टर, आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन पोजीशन वेक्टर विद एन एग्जांपल।
और यहाँ डिफाइन पोजीशन वेक्टर एंड राइट इट्स जो है रिप्रेजेंटेशन कि किस तरह से डिफरेंट होती है 2D में एंड 3D में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो है लेक्चर इधर ही स्टॉप कर रही हूँ। आई होप कि आपको समझ आई होगी। कुछ नई चीजें भी आज हमें देखने को मिली हैं, जिस तरह से हमने एक वेक्टर को ड्रॉप किया इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो आज इसको आप जरूर रीड आउट कीजिएगा अपनी बुक से। इंशाल्लाह कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।